हेलो फ्रेंड, मैं मुस्तकीम अंसारी आपका वेलकम करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो की पॉइंट है, एंड पॉइंट है सीटीटी 2023 का एग्जाम हो रहा है, इसके लिए उसके जो अहम नुकात है आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, शुरू में हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं दोस्तों कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले हमारे इंडिया में आई थी 1968 में। फिर इसमें जो दूसरी आई एनईपी वो आई 1986 में। इसमें थोड़ा बदलाव किया 1992 में। इसके बाद आई सीधे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसे हम एनईपी 2020 भी कहते हैं। जो ये एनईपी 2020 आई दोस्तों, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनकी सदायत में है। ये एक ऐसी पॉलिसी हिंदुस्तान में जिसमें जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, हर देहात के सरपंचों से बात करके इस एनईपी 2020 को बनाया गया। इसका जो सबसे अहम एम है, जो मकसद है दोस्तों, वो ये है कि जो मुल्क में जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर इधर उधर काम धंधे कर रहे हैं, उनको स्कूल में लाना है। अब इसमें जो पैटर्न की बात की गई है, जो बहुत ही आईएमपी है सीटीटी के लिए दोस्तों, उस पैटर्न को हम समझते हैं। पहले जो पैटर्न था दोस्तों वो था 10+2 का। अब इसे चेंज करके एनईपी 2020 जो आई इसमें बना दिया गया है 5+3+3+4 का। पहले जो गवर्नमेंट होती थी वो 10+2 यानी कि 12 साल बच्चों पर निगरानी रखती थी। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो 15 साल बच्चों पर नजर रखेंगी। अब ये 5+3+3+4 ये क्या है? तो ये 4 स्टेप है, इसे समझते हैं अच्छी तरह से दोस्तों। जो सबसे पहले है दोस्तों 5 यानी कि 5 ईयर, तो वो है हमारे फाउंडेशन स्टेज। ये होती है 5 ईयर की दोस्तों। इसमें ये जो 5 ईयर है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 3 ईयर में डिवाइड किया गया है, फिर 2 ईयर में डिवाइड किया गया है। जो ये 3 ईयर है, इसमें बच्चे को 3 साल से स्कूल में एजुकेशन यानी कि दाखिला दे दिया, एडमिशन दिया जाता है। जबकि 10+2 में था तो उसमें 6 ईयर का जब बच्चा होता था, जब उसका एडमिशन होता था। अब ये जो नई पॉलिसी है, इसमें 3 ईयर से एडमिशन हो जा रहा है बच्चों का। तो जो 3 ईयर पहले के है 5+ में, इसके 2 हिस्से हुए, एक 3 ईयर के, एक 2 ईयर के। तो जो पहले 3 ईयर है, इसमें जो आता है, इसमें प्लेग्राउंड्स जो आते हैं और जो आंगनवाड़ी हमारे आसपास जो स्कूल है उसमें बच्चों को डाला जाता है। इसका अहम मकसद ये है कि बच्चों को स्कूल आने की आदत पड़े। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को खेलने कूदने की चीज दी जाती है। बच्चों को खेलते कूदते पढ़ाया जाता है, ना कि। और इस जो फाउंडेशन स्टेज है, इसकी सबसे मेन जो खासियत है, इसमें नो एग्जाम होता है। इसमें नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होता है। अब यहाँ 3 साल बच्चा गुजार लिया, खेलते कूदते वो 3 साल हो गए उसके। अब जो 2 ईयर है, अगले जो इसे डिवाइड किया गया है, इसमें वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड क्लास में आ जाता है। आई होप आपको ये जो फाउंडेशन स्टेज है ये समझी होंगी। ये कितने ईयर की होती है? 5 ईयर की होती है। जो पैटर्न है वो क्या है? 5+3+3+4 का। उसमें से हमने जो 5 ईयर के है, इसे फाउंडेशन स्टेज को समझ लिए। अब जो 3 ईयर का है उसे समझते हैं, दूसरी स्टेज। तो जो दूसरी स्टेज है वो है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। दोस्तों, कौन सी है? प्रिपरेटरी स्टेज। ये होती है 3 ईयर की। 3 ईयर की होती है।
इसमें क्या होता है, बच्चा यहाँ पे 3 कक्षा क्लास स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है। यहाँ पे जो था फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था, यहाँ पे बच्चा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाएंगे बच्चा। यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड में, फोर्थ क्लास में बच्चा चले जाएगा। बच्चों को यहाँ पे जो है उनकी मदर टंग से, जो मादरी जबान है, उसमें एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पे जो अहम पॉइंट है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे टीचर जो लेसन बना रहे हैं उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाए, ताकि बच्चे करके सीखे। यहाँ पे जो इसका अहम पॉइंट है, लर्न जो सिखाने का तरीका है, बच्चे करके सीखते हैं। जो ये एनईपी 2020 है दोस्तों, ये पूरी टीचर सेंटर नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट सेंटर है। अब बच्चे को यहाँ पे हम कैसे सिखाएंगे, एक्टिविटी के जरिए, एक्टिविटी के जरिए सिखाएंगे, स्टडी कराएंगे। दूसरी होगी हमारी प्रीपेरेटरी स्टेज। अब जो हमारी तीसरी है 3 ईयर, वो है मिडल स्टेज। ये होती है हमारी 3 ईयर की, यानी कि 3 साल की। इसमें भी बच्चा 3 कक्षा आगे बढ़ता है। यहाँ पे 5 स्टैंडर्ड तक आया था, 5वीं कक्षा तक आया था। यहाँ पे उसके आगे जाएगा। यहाँ पे जो बच्चा होता है 6 to 8 क्लास स्टैंडर्ड में जाता है। यहाँ पे बच्चे को जो सब्जेक्ट है वो सिखाए जाते हैं, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स एंड स्किल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। अगर लेडी गर्ल स्टूडेंट है, बच्ची है, तो उसे सिलाई मशीन, जो भी ऐसे काम है, ताकि वो अपने जो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च निकाल सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी। अगर कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनके इकोनॉमिकल इतनी कंडीशन नहीं होती कि वो एजुकेशन हासिल कर सके, तो उनको ऐसे स्किल सब्जेक्ट सिखाए जा सके ताकि वो अपनी इनकम भी चालू रखे और एजुकेशन भी हासिल कर सके। ये सबसे अहम है एनईपी 2020 में, स्किल सब्जेक्ट सिखाए जा सके। उसके बाद जो हमारी लास्ट चौथी स्टेप है वो है सेकेंडरी स्टेज। ये होती है हमारी 4 ईयर की। अब ये 4 ईयर में भी जो स्टूडेंट है वो 8 क्लास से आगे जाएगा, 9, 10, 11, 12। यहाँ 9 से 12 क्लास तक बच्चा एजुकेशन हासिल करेगा। यहाँ पे बच्चों को उनके हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की अथॉरिटी रहेगी। अगर बच्चे को अकाउंटिंग पढ़ना है, अकाउंटिंग के साथ फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, या उसे अगर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो यहाँ पे बच्चे को अथॉरिटी रहेगी कि वो कोई भी सब्जेक्ट को चूज करे और उसकी स्टडी कर सकता है 9th, 10th, 11, 12 तक। ये उसके इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। ये 4 स्टेज हमने समझ ली। फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन, सेकंड स्टेप है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड स्टेज है मिडल स्टेज और चौथी स्टेज है हमारी सेकेंडरी स्टेज। नई जो पैटर्न है कौन सा है, 5+3+3+4। दोस्तों इसे याद रखने का तरीका इस तरह भी है कि बीच में 2 बार लिख देना है 3, उसके दाएं हाथ तरफ लिख देना है 4 और इसके बाएं हाथ तरफ लिख देना है 5। या तो आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि 5, 3 उसका स्क्वायर और ये 4, यानी कि हमें याद रह सके कि जो इसका पैटर्न है वो है 5+3+3+4 का। जो पहला की पॉइंट था पैटर्न, उसे हमने समझा। अब जो दूसरा की पॉइंट दिया गया है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की 4 स्टेज है दोस्तों, हमें मालूम है, हम इसे याद रखते हैं PCSE, यानी कि फिजिकल शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट उसमें बच्चों के जो शारीरिक विकास इसका किया जाता है, कॉग्निटिव यानी कि उनका दिमाग का विकास किया जाता है, सोशल यानी कि समाज में किस तरह रहना है उसका डेवलपमेंट किया जाता है,
एंड जो इमोशन है उसका डेवलपमेंट किया जाता है कि अगर कहीं खुशी का माहौल है तो वहाँ रोने ना लग जाए, बल्कि वहाँ पे खुशी को जाहिर करे। और यहाँ पे मौत यानी गम का माहौल है तो वहाँ पे हंसे ना, बल्कि वहाँ पे गम का इजहार करे। यानी कि ये जो चारों डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट में आते हैं, इन चारों का बहुत ही अहम मुकाम है दोस्तों। अब इसके बाद जो तीसरा की पॉइंट है वो है 21st सेंचुरी स्किल, यानी कि 21वीं सदी के कौशल। 21 सेंचुरी स्किल, इसे दोस्तों याद रखने का कम एंड आसान तरीका, जिस तरह हम CDP पढ़ते हैं उसी तरह CDP। जो C से है तो क्रिटिकल थिंकिंग, D से डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग एंड P से प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हम CDP से याद रखते हैं दोस्तों। अब जो पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग कुछ नया करने की जिज्ञासा होती है। हम यहाँ पे जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया है कि बच्चा में जो होती है क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चों को सोचने पर इतना मजबूर कर देना है कि वो अपने आसपास जो भी दिख रहा है उसमें सोचे कि क्यों हुआ, किस तरह हुआ। जिस तरह दरख्त से सेब नीचे गिरा था तो वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। इस तरह बच्चों को सोचने पे मजबूर करना है क्रिटिकल थिंकिंग। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो क्या है जिसे दिन में भी रात कहते हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। अब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत ही अहम मुकाम रखता है 21वीं सदी के स्किल में, महारत में दोस्तों, कि बच्चा खुद ही डिसीजन करे कि क्या सही है क्या गलत है। क्या अगर वो पढ़ेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा और नहीं पढ़ेगा तो एक बुरा इंसान, या उसे आगे उसकी जिंदगी में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। बच्चा खुद डिसीजन करे, ना कि दूसरों पर निर्भर रहे कि घर फैमिली वाले जो कहेंगे वो पढ़ लेंगे, जो नहीं करेंगे काम धंधा लगा दिए तो वो करेंगे। नहीं, बच्चे को अंदर कोई डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी स्किल हो। जिस तरह अगर किसी की शादी हो रही है तो वो ये ना कहे कि घर वालों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, बल्कि वो खुद डिसीजन लेके उसका जो पार्टनर वो किस तरह है, अगर अच्छा निकला तो उसकी किस्मत है, खराब निकला तो खुद ही को कोसेगा। यानी बच्चों में इतनी एबिलिटी तो आ जाए कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। दूसरा है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे बच्चे खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ये सबसे मेन है तीसरा पॉइंट। इसके बाद जो है जो तीसरा दिया गया है दोस्तों मेन पॉइंट वो है हमारा परख। अब परख क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है। P से आता है परफॉर्म्स, A से आता है असेसमेंट, R से आता है रिव्यू, A से आता है एनालिसिस और K से आता है नॉलेज एंड S से आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि पहले बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह है, उनका जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक ईयर में वो किस तरह है, फिर उनका असेसमेंट, उनका जो लिखने का तरीका पेपर पेंसिल वो कैसा है, फिर रिव्यू यानी कि दोबारा देखना है कि उनका एनालाइज करना है, फिर उनकी नॉलेज कैसी है और होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इस तरह हुआ। ये परख है। आई होप ये परख को आपने अच्छी तरह समझाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, वो है प्रोग्रेसिव कार्ड। जो सबसे इसमें मेन है प्रोग्रेसिव कार्ड में ये होता है
36 डिग्री प्रोग्रेसिव कार्ड बनाया जाए। इसमें बच्चों के जो हर चीज को दर्शाया जाए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था और उसमें क्या एबिलिटी है क्या नहीं है। पहले के प्रोग्रेस कार्ड इस तरह होते थे कि बच्चों में अगर कोई खामी है तो उसे जाहिर कर दिया जाता प्रोग्रेसिव कार्ड पे। अब यहाँ पे जो NEP 2020 है इसमें इस तरह नहीं, बल्कि बच्चों का जो प्रोग्रेसिव कार्ड हो वो 360 डिग्री हो। ये सबसे मेन है, चौथा पॉइंट। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है असेसमेंट। जो असेसमेंट होता है दोस्तों वो 360 डिग्री असेसमेंट हो। इसमें 3 टाइप्स है। पहला सेल्फ असेसमेंट, दूसरा पीयर असेसमेंट और तीसरा टीचर असेसमेंट। जो सेल्फ असेसमेंट है तो इसमें बच्चा खुद ही मन में अपने आप का जायजा ले कि वो कितना अच्छा किया, कितना उसे और करने की जरूरत है। ये सेल्फ असेसमेंट हो गया। अब पीयर असेसमेंट यानी कि जो कोलैबोरेटिव ग्रुप में रह के बच्चा जो कर रहा है, अगर सबकी राय है, अगर कोई एक की राय पे मुत्तफिक हो रहे और वो गलत राय है तो हाँ वो जो बच्चा है वो कह सकता है कोलैबोरेटिव ग्रुप में कि ये गलत है ये सही है, यानी कि पीयर असेसमेंट, एक दूसरे को सुधार करना। अब टीचर असेसमेंट, इसमें टीचर बच्चों का और खुद का, यानी कि कहाँ पे उसका जो लेसन है उसमें कमी रहेगी कि बच्चे हासिल जो लेसन पढ़ाया गया उसको नहीं कर सके। ये टीचर असेसमेंट हुआ। इसके बाद आता है लैंग्वेज। इसके बाद का जो की पॉइंट है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो बच्चे है, स्टूडेंट है, उनको जो 1 to 5th स्टडी बच्चों को जो यानी कि एजुकेशन देना है वो उनकी मदर टंग में देना है दोस्तों, मादरी जबान में देना है। और इसमें जो बच्चे अब इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम है, यानी कि एक ही क्लास में बहुत सारे मल्टीलिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान के बोलने वाले बच्चे हैं। तो मल्टीलिंग्विस्ट जो है तो ये जो मल्टीलिंग्विस्ट होती है ये बहुत ही असिस्ट यानी कि बहुत ही हेल्पफुल होती है एजुकेशन लर्निंग के लिए। यानी कि बच्चा एक ही क्लास में बहुत सारी जबान को सीख सकता है। अगर एक क्लास में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी बोलने वाले स्टूडेंट है तो बच्चा बहुत ज्यादा जबान को एक ही टाइम में सीख जाएगा। ये जो मल्टीलिंग्विस्ट यानी कि बहुभाषिका है, भाषिका, ये रुकावट नहीं है लर्निंग के लिए, बल्कि ये एक सीढ़ी है जो एजुकेशन शिक्षा को हासिल करने में हेल्पफुल होती है दोस्तों। इसके बाद जो की पॉइंट है दोस्तों वो है NCERT ने कुछ पॉइंट दिए गए हमारे NEP 2020 में। की पॉइंट वो है नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क एजुकेशनल चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी कि जो ऐसी करिकुलम बनाया जाए जो 8 साल के बच्चे एज के स्टूडेंट है उनके लिए ऐसे करिकुलम बनाया जाए ताकि वो बेसिक जो है उनकी पेडागोजी को समझ के करिकुलम फ्रेमवर्क किया जाए। इस तरह आज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो की पॉइंट है उसको समझे। दोस्तों आपसे आखिरी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर साइड की जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जो नई नई वीडियो आने वाली है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।